नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट हिंदी माध्यम में आप सभी का स्वागत करता हूं। उच्च शिक्षा प्रणाली की यूनिट नंबर 10 की आज आपकी आखिरी क्लास होने वाली है, जो रहेगी क्लास नंबर 16। इससे पहले 15 क्लासें मैं आपकी इसकी कंप्लीट करा चुका हूं, ठीक है। 15 क्लासें कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास को करेंगे स्टार्ट। यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है। और यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है और ये सीरीज आपको बहुत बेस्ट लग रही है, ठीक है, और आपके जीवन में लाभदायक है या आपके एग्जाम के लिए लाभदायक है, तो भाई हमारी इस वीडियो को या इन वीडियो को, ठीक है, लाइक जरूर किया करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा इनको वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है, ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके, ठीक है। तो चलिए जी करते हैं स्टार्ट। इसके बाद आपका, ठीक है, आपके 16 क्लासें हो जाएंगी। इसके बाद लगभग 2 क्लासों में मैं आपके इसके पीवाईक्यू कराने वाला हूं। लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास कराऊंगा। इनके 100 क्वेश्चन के आसपास आपके क्या कराऊंगा, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके यूनिट 10 के ही आपके मैं कराने वाला हूं, ठीक है। तो उन क्लासों को भी जरूर देखें ताकि जो है आपका एक तरह से यूनिट 10 का रिविजन हो सके, ठीक है जी। क्योंकि इससे पहले हमने आपका यूनिट 10 का ही आपका उस शिक्षा प्रणाली का आपका टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 टॉपिक इसमें दिए गए हैं। सारे टॉपिकों के बारे में डिटेल से बात की है, सारे टॉपिकों के बारे में डिटेल से बताया है, ठीक है, उनके बारे में समझाया है, ठीक है। तो आपका जो है आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नीतियां, सुशासन, राजनीति और प्रशासन, ठीक है। तो एक ही वीडियो में इस सारे टॉपिक को आप हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए जी तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले नीतियां, सुशासन, राजनीति और प्रशासन के बारे में बात करेंगे। तो क्या होता है, ठीक है, नीतियां, सुशासन, राजनीति और प्रशासन शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या निभाते हैं? तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि नीतियां बनाना बहुत जरूरी है। सुशासन यानी कि एक अच्छा शासन होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा राजनीति, ठीक है, राजनीति का भी शिक्षा में योगदान होता है। इसके अलावा प्रशासन, प्रशासनिक व्यवस्था, मैनेजमेंट एक अच्छा होना बहुत जरूरी है। तभी जाकर जो है शिक्षा के क्षेत्र में आप इसका महत्वपूर्ण योगदान निभा सकते हैं, क्योंकि वे शिक्षा प्रणाली को दिशा देते हैं। कौन? ठीक है, प्रशासन, ठीक है, सुशासन, नीतियां, ठीक है, और इसके अलावा राजनीति का भी शिक्षा में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो वे सभी क्या करते हैं? शिक्षा को एक दिशा देते हैं, उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं और इसके संचालन को प्रभावी और पारदर्शी बनाते हैं। इन पहलुओं को समझने के लिए हम शिक्षा संबंधी प्रमुख नीतियों के बारे में चर्चा करेंगे, सुशासन के बारे में चर्चा करेंगे और प्रशासनिक ढांचे के बारे में भी विस्तार से आज चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए जी करते हैं स्टार्ट। इसको देखते हैं भाई क्या क्या इसमें रहने वाला है। शिक्षा संबंधी प्रमुख नीतियां, नीतियों को लेकर कई जो है नीतियां बनाई गई, सरकार के द्वारा कई आयोग बनाए गए, उन सभी के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 जो आई थी, ठीक है, ये आपके 1968 में लाई गई। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। यानी कुल मिलाकर आजादी के बाद भारत में, आजादी के बाद भारत में पहली बार शिक्षा प्रणाली को लेकर कोई राष्ट्रीय नीति बनाई गई। देश के द्वारा कोई योजना, कोई नीति बनाई गई, जिसको कहा गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या था? यह नीति सार्वभौमिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। सार्वभौमिकीकरण का मतलब है कि सभी को शिक्षा देने का, ठीक, सभी को शिक्षा देने के उद्देश्य से इस नीति को तैयार किया गया था। चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र का बच्चा हो, चाहे कोई महिला हो, पुरुष हो, किसी भी जाति, धर्म, व्यक्ति का बच्चा हो, कुल मिलाकर जो है सभी को शिक्षा देने की इसमें बात कही गई थी। इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। और आप सभी जानते होंगे 1968 में किसके समय थी ये? तो इंदिरा गांधी। इस समय इंदिरा गांधी जो है, ठीक है, देश की प्रधानमंत्री थी। तो उन्हीं के समय इस योजना को, इस नीति को तैयार किया गया था, ठीक है। चलिए भाई, ठीक है। तो पिछली कक्षा में जो है एक बच्चे ने, कोमल ने आपका कहा था कि सर थोड़ा सा साफ साफ लिख दिया करें, तो मैं कोशिश करूंगा भाई, ठीक है, साफ साफ लिखने की, ठीक है। चलिए जी, तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? प्रमुख उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण करना। सार्वभौमिकीकरण का मतलब है कि सभी को शिक्षा देना, जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से है, शहरी क्षेत्र से है, पिछड़े क्षेत्र से है, या फिर आपका महिला है या पुरुष है, ठीक है, या किसी भी जाति या वर्ग का बच्चा है। तो कुल मिलाकर सार्वभौमिकीकरण, शिक्षा का क्या करना है? सार्वभौमिकीकरण करना है, ताकि सभी को शिक्षा प्राप्त हो सके। विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा, मूल्य शिक्षा को बढ़ावा देना। कुल मिलाकर शिक्षा, मूल्य शिक्षा का बढ़ावा देना कहां पर? ग्रामीण क्षेत्रों में और पिछड़े क्षेत्रों में। इसका सबसे मेन उद्देश्य यही था। इसके अलावा साक्षरता दर को बढ़ाना, यानी कि जो है आपका साक्षरता दर को बढ़ाना, ताकि पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ाई जा सके और सभी वर्गों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना भी इसका एक उद्देश्य था। इसमें भारत के सांस्कृतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए
क्या करा, भारत के जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, भारत के जो सामाजिक मूल्य हैं, ठीक है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का स्वरूप निर्धारित किया गया था। किसमें? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में, ठीक है, गरीब बच्चों को ध्यान में रखा गया, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को, पिछड़े क्षेत्र के बच्चों को। इसके अलावा साक्षरता दर को बढ़ावा देने पर बल दिया गया और सभी वर्गों के छात्रों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना भी इसका उद्देश्य था। तीसरा अगर बात करें तीसरे पॉइंट की, तो सांस्कृतिक मूल्य, ठीक है, भारत के सांस्कृतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का स्वरूप निर्धारित इसमें किया गया था, ठीक है जी। चलिए, इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 संशोधित कब किया गया इसको? 1992 में। तो ये भी याद रखना भाई, ठीक। तो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई? 1968 में, सॉरी 1986 में। 1986 में कौन थे प्रधानमंत्री? इस समय थे जी आपके राजीव गांधी। जबकि 1968 में कौन थे जब पहली शिक्षा नीति आई? उस समय इंदिरा गांधी इनकी माता थी। तो अब राजीव गांधी के समय आई, ठीक है, राजीव गांधी के समय दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। इसको एनईपी 1986 के नाम से भी जाना जाता है। इसको संशोधित कब किया गया? संशोधित किया गया 1992 में, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में इसको संशोधित किया गया, इसमें बदलाव किया गया, ठीक है जी। चलिए इसको देखते हैं क्या। एनईपी 1986 को भारतीय शिक्षा प्रणाली के सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है, महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। उद्देश्य क्या था इसका? विशेषताएं क्या थी? ठीक है, तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और शिक्षा के क्षेत्रों में समान अवसर सुनिश्चित करना, यानी कुल मिलाकर शिक्षा की जो है गुणवत्ता में सुधार किया गया। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर, यानी कि सभी समाज को, सभी प्रकार के समाज को, सभी प्रकार के वर्गों को, महिला पुरुष बच्चे, ठीक है, गरीब अमीर, सभी को शिक्षा या समानता पर जोर देने पर इसमें बल दिया गया, यानी कि समान अवसर प्रदान किए जाएंगे सभी को, ठीक है। जो गरीब व्यक्ति हैं, जो आपके पिछड़े हुए जातियां हैं, पिछड़ा हुआ वर्ग है, उन सभी को क्या जाएगा? आरक्षण देकर जो है समान करने का प्रयास या समान शिक्षा देने का अवसर प्रदान किए जाएंगे। दूसरा, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना। कुल मिलाकर इस शिक्षा में, इस नीति में जो आपकी 1986 को आई, इसमें आपका तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर भी बल दिया गया। शिक्षा में सामाजिक न्याय, इसके अलावा समानता पर जोर दिया गया, यानी कि समाज में सबको न्याय प्रदान किया जाए और समानता, यानी कि समान अवसर जो है सबको शिक्षा में प्रदान किए जाए, तो ये भी अवसर प्रदान किया गया। 1992 में इस नीति में कुछ सुधार किए गए, कुछ बदलाव किए गए, जैसे समान शिक्षा के अवसर सुनिश्चित करना, यानी कि सभी को समान शिक्षा के अवसर प्रदान करना, सबको समान शिक्षा दी जाए, एक जैसी शिक्षा दी जाए। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, यानी कि कुल मिलाकर कक्षा 1 से 5 तक या कक्षा 1 से 8 तक जो शुरुआती शिक्षा है उस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की इसमें बात कही गई थी। इसके बाद भाई आपका जो तीसरी शिक्षा नीति आई वो अभी आप लोगों के सामने आई है 2020 में, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसके बारे में एक अलग से ही वीडियो मैंने आपको अवेलेबल कराई है, ठीक है, इसी आपके यूनिट 10 में ही, ठीक है, यूनिट 10 में ही एनईपी 2020 को। फिर भी थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं क्या क्या इसमें है आपका। एनईपी 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव लाती है, जो अभी आपकी 2020 में लागू की गई। इसका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में समग्र सुधार और दुनिया में भारत की शिक्षा की स्थिति को सुधारना है। कुल मिलाकर पूरे विश्व में भारत की जो शिक्षा है उसको पहुंचाना है, उसका प्रचार प्रसार करना है, उसको जो है उसमें सुधार लाना है। तो प्रमुख सुधार क्या क्या किए गए ये इसमें देख लेते हैं भाई। हो सकता है यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिले, हो सकता है आपके जो ना आपका ये पूछ रहे एग्जाम में कि भाई सबसे पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई, तो 1968 में आई। दूसरी कब आई? दूसरी 86 में आई, ठीक है, 1986 में आई, ठीक है। तो सन याद रखने के लिए मैं आपको बता दूं, देखो, ठीक है, ये जो है आपकी ये आई कब, ठीक है, ये आई आपकी 86 में। इससे पहले कौन सी कब आई थी, ठीक है, वो आई थी कब, तो 68 में। ये इंदिरा गांधी के काल में आई, ये राजीव गांधी के काल में आई। अब इसमें संशोधन कब किया गया, तो 1992 में संशोधन कर दिया गया भाई। 1992 में पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, तो इसमें क्या करा गया, संशोधन किया गया। अब 2020 वाली के समय किसके समय आई, तो आप सभी जानते होंगे श्री नरेंद्र मोदी जी के समय, श्री नरेंद्र मोदी जी के समय जो है ये आपकी शिक्षा नीति आई थी, जिसे कहा गया क्या, एनईपी 2020, ठीक है, एनईपी 2020। इसमें क्या क्या सुधार किया गया, तो मूलभूत शिक्षा यानी कि जो जरूरी शिक्षा है उसको आपका 5+3+3+4 मॉडल में विभाजित कर दिया गया, यानी कि प्राइमरी शिक्षा 5 साल की, माध्यमिक शिक्षा 3 साल की, ठीक है,
इसके बाद ठीक है, जो आपकी कक्षा 9 से और 12 तक की होती थी उसको 3 साल की कर दिया गया। इसके अलावा ग्रेजुएशन कर दिया गया कितना, 4 साल का। इसमें एक बीएड यानी कि जो आखिरी साल रहेगा वो आपका बीएड का भी इसमें शामिल कर दिया गया, या व्यावसायिक शिक्षा का उसमें व्यावसायिक शिक्षा या कौशल शिक्षा को उसमें शामिल कर दिया गया। तो मॉडल में विभाजित करना, ठीक है, तो एक तो ये किया गया जिससे बच्चों की स्वाभाविक वृद्धि और सामाजिक मानसिक विकास में मदद मिले। इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा को स्कूल शिक्षा से जोड़ना और कौशल आधारित पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देना। कुल मिलाकर इन 4 साल में आपका व्यावसायिक और कौशल शिक्षा को भी इसमें जोड़ा गया है। ऊंची शिक्षा में अनुकूलन और शोध कार्यों को बढ़ावा देना, ठीक है। इसके अलावा ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा यानी कि दूर जो ऑनलाइन शिक्षा यानी कि जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, इसके अलावा दूरस्थ जो लोग दूर रहते हैं, ठीक है, जो लोग दूर रहते हैं जहां पर जो है यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके विद्यालय तक नहीं जा सकते या विद्यालय में जाने में जिनको दिक्कत होती है, तो उनके लिए कौन सी होती है, दूरस्थ शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा उसको कहा गया है। को बढ़ावा देने के लिए MOOCS आपको मैंने पीछे बताया था इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है। इसके अलावा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स इसको कहा गया। इसके अलावा स्वयं जैसे प्लेटफार्मों को विकसित किया गया ताकि बच्चे जो हैं ऑनलाइन भी शिक्षा प्राप्त कर सके। बच्चे कैसे शिक्षा प्राप्त कर सके, ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सके, ठीक है। और इससे बच्चों को क्या होगा कि बच्चे घर बैठे ही मोबाइल के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से। तो उसको कहा गया ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा, ठीक है, ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद देखते हैं भाई क्या है। इसके बाद आ जाएगा आपका कोठारी आयोग, ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग मतलब एनकेसी नेशनल नॉलेज कमीशन, और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जिसको कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कोठारी आयोग, ठीक है, एग्जाम में आता है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को देख लेते हैं। पहले 2005 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य भारत के ज्ञान प्रणाली को सुधारना था। क्या था, भारत की जो ज्ञान प्रणाली है उसको विकसित करना इसका उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था, भारत की ज्ञान प्रणाली को विकसित करना ही इसका मेन उद्देश्य था। ज्ञान प्रणाली में सुधार करना था जिससे शिक्षा, अनुसंधान यानी कि खोज, शोध और विकास के क्षेत्र में समग्र यानी कि लगातार प्रगति हो सके। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 में आया, ये याद रखना है। कब आया, 2005 में आया, इसको याद रखना है। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत में ज्ञान प्रणाली को सुधारना जिससे शिक्षा, अनुसंधान यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में खोज की जा सके, रिसर्च किया जा सके, विकास के क्षेत्र में समग्र लगातार प्रगति की जा सके। इसके अलावा देखते हैं भाई कोठारी आयोग, कोठारी आयोग मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, एग्जाम में आता है, कई बार सन पूछ सकता है आपसे। तो कोठारी आयोग जो है 1964 से 1966, 1964 से 1966 लाल बहादुर शास्त्री के काल में आया, ठीक है, ठीक है जी। लाल बहादुर शास्त्री इस समय देश के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो आपका कोठारी आयोग का उद्देश्य भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना था। क्या करना था, सुधार करना था। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के उद्देश्य से ही कोठारी आयोग को लाया गया। कोठारी जी इसके अध्यक्ष थे, जिसमें शिक्षकों को प्रशिक्षण क्या किया जाएगा, टीचरों को ट्रेनिंग दी जाएगी, विद्यालय स्तर पर शिक्षा दी जाएगी, विद्यालय स्तर पर शिक्षा प्रदान की जाएगी, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों स्तर पर सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर एक तो इसमें टीचरों को ट्रेनिंग देनी थी, ठीक है, अध्यापकों को प्रशिक्षण देना था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा विद्यालय स्तर पर शिक्षा देनी, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय, ठीक है, यूनिवर्सिटी और आपके डिग्री कॉलेज जो होते हैं, ठीक है, उनमें शिक्षा के स्तर को सुधार करना या उन पर ध्यान केंद्रित करना इसका मेन उद्देश्य था। किसका, कोठारी आयोग का। तो सन याद रखना है, सन याद रखना है। सन क्या था भाई, 1964 से लेकर 1966। और जबकि राष्ट्रीय ज्ञान का क्या था, राष्ट्रीय ज्ञान का आपका सन रहा है कितना, 2005, ठीक है। चलिए जी, 2005 में कौन थे प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है भारत के प्रधानमंत्री थे। ऐसा भी याद रखना भाई, कई बार प्रधानमंत्री के बारे में भी पूछ लेते हैं। तो दूसरा टॉपिक है आपका इसमें क्या, सुशासन, गुड गवर्नेंस इसको कहा जाता है। सुशासन को गुड गवर्नेंस कहा जाएगा। इसके बारे में बात करते हैं। सुशासन क्या होगा, इसका मतलब देख लेते हैं। देखिए, सुशासन का मतलब होता है अच्छा शासन। कुल मिलाकर ऐसा शासन कहा जा सकता है जिसमें जो राजनेता होते हैं उनकी जवाबदेही हो, अधिकारी होते हैं उनकी जवाबदेही हो, उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सके और वो उसका आंसर सही प्रकार से दे सके, तो उसी को कहा जाएगा सुशासन। यानी कुल मिलाकर एक ऐसा शासन जो आम जनता के लिए आपका सुलभ हो,
आसानदायक हो, जवाबदेह हो, ठीक है, और आपके जो है अधिकारी जो हैं या नेता जो हैं उन सबकी भागीदारी हो, उसी को कहा जाएगा क्या? सुशासन। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया गया। सुशासन का मतलब है शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता, यानी कि कुल मिलाकर जो है आपका पारदर्शिता होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि आपका जो है शिक्षा के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में मान लो, ठीक है, जैसे मान लो आपका जो ना आपके क्षेत्र में आपका गांव का प्रधान है, तो गांव के प्रधान को कितना पैसा आया है, किस काम के लिए आया है, कितना पैसा उसने लगाया है, ठीक है, और किस क्षेत्र में लगाया है और कितना पैसा उसने खाया है, तो उसको सारा कहा जाएगा क्या? पारदर्शिता, ठीक है। तो पारदर्शिता यानी कुल मिलाकर हमको उसके बारे में पता होना चाहिए। दूसरा जवाबदेही। जवाबदेही का मतलब है कि आपको जो है आपके क्षेत्र का जो भी नेता है, जो भी अधिकारी है, आप उससे क्वेश्चन आंसर कर सकें, आप उसको जो है ना उससे कोई भी क्वेश्चन पूछ सके और वो आपको जवाब दे, यानी कि जवाबदेहिता होनी चाहिए। कुल मिलाकर आपके मन में कोई भी शंका है, कोई भी आपका जो है दुविधा है, तो आपको उसका जवाब मिलना चाहिए। आप जब उससे क्वेश्चन करें या जो है उससे प्रश्न पूछे या उस चीज के बारे में पूछे तो उसको जवाब देना होगा, उसी को कहा जाएगा जवाबदेहिता। भागीदारी। भागीदारी का मतलब है कि जैसे कि आप लोगों की भी भागीदारी होनी चाहिए, समाज की भागीदारी होनी चाहिए, किसी भी काम में, किसी भी कार्य में जो है समाज के प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक वर्ग की, ठीक है, महिला पुरुष, ठीक है, या जो है निम्न जाति के हों या उच्च जाति के हों, सभी की जो है भागीदारी होना चाहिए। भागीदारी को बढ़ावा देना यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा के फैसले न्याय संगत, प्रभावी और समाज के सभी वर्गों के हित में हो। कुल मिलाकर जो है सुशासन का मतलब है कि मान लो विद्यालय में सुशासन, ठीक है, देखिए सुशासन जो है प्रत्येक जगह हो सकता है। जैसे मान लो, ठीक है, आप जो है ना आपका विद्यालय है, तो आप जो है विद्यालय में जाकर प्रिंसिपल से या अध्यापक से किसी भी बात के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में, या आपको विद्यालय को कितना पैसा आया है, कितना फंड आया है, कहाँ पर आपने लगाया है, तो कुल मिलाकर सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, यानी कि बच्चे भी उससे के बारे में या उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो उसको कहा जाएगा क्या? आपका सुशासन शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ठीक है, यानी कुल मिलाकर जो है आपका शिक्षा के क्षेत्र में भी या शिक्षा प्रणाली में भी सुशासन को अपनाया जाता है। ऐसा नहीं कि राजनीति में ही अपनाया जाएगा या गांव की राजनीति में, या जो ना आपको कोई काम है किसी अधिकारी के कार्यालय में ही सुशासन अपनाया जाएगा। सुशासन का मतलब है कि प्रत्येक जगह भारत में जितने भी विभाग हैं, भारत में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, भारत में जितने भी क्षेत्र हैं, उन सभी में सुशासन का होना बहुत जरूरी है, गुड गवर्नेंस का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके प्रमुख तत्व देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पारदर्शिता, सबसे पहले बात करेंगे पारदर्शिता। पारदर्शिता का अर्थ होता है शिक्षा के निर्णय, नीतियां सभी के लिए स्पष्ट और खुली हो। कुल मिलाकर आप जो भी आपको जो शिक्षा प्रदान की जा रही है, ठीक है, तो उससे संबंधित, शिक्षा से संबंधित, ठीक है, सभी प्रकार के निर्णय, मान लो कोई फैसला लेना है तो उसको जो ना वो क्या होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए, ठीक है, ताकि सभी उसमें भागीदार हो सकें, ठीक है। नीतियां, ठीक है, सभी के लिए नीतियां, ठीक है, स्पष्ट होनी चाहिए। नीतियां भी क्या क्या नीतियां बनाई जा रही है, क्या क्या निर्णय लिए जा रहे हैं, वे सभी के लिए क्या हो? स्पष्ट हो और खुले हुए हो, यानी कि पारदर्शी हो। इससे न केवल विश्वास बढ़ता है बल्कि गलत निर्णय और भ्रष्टाचार की संभावना भी कम होती है। पारदर्शिता से क्या होता है? एक तो भ्रष्टाचार की संभावना समाप्त हो जाती है, दूसरा गलत निर्णय भी नहीं लिया जाता, यानी कुल मिलाकर सही निर्णय लेने की संभावना ज्यादा बढ़ती है, ठीक है, भ्रष्टाचार कम होता है। उदाहरण स्वरूप शिक्षा संस्थानों को अपनी नीतियों, कोर्स, संरचनाओं और वित्तीय खर्चों को सार्वजनिक रूप से उजागर करना चाहिए, यानी कि बच्चों को पहले ही सिलेबस के बारे में बता देना चाहिए कि भाई हमको ये पढ़ना है। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, कोई भी यूनिट पढ़ाता हूं, ठीक है, और यूनिट पढ़ाने से पहले भी मैंने आपको सिलेबस बताया था। सबसे पहले जिस दिन पहली शुरुआत की थी, सबसे पहली जो हमारी वीडियो आई थी आपकी यूजीसी नेट पर, ठीक है, इस आपके चैनल पर, ठीक है, और नेट के पेपर 1 से संबंधित, तो उसमें सबसे पहले मैंने आप लोगों को सिलेबस बताया था। इसके बाद जैसे जैसे यूनिट पूरी होती है और नई यूनिट शुरू होती है, तो उसके बारे में मैं पहले सबसे पहले आपको उसका सिलेबस बताता हूँ डिटेल से कि भाई इसमें हमको ये टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है, आगे बात समझे। चलिए जी, इसके बाद जवाबदेही का मतलब क्या है? ठीक है, जवाबदेही शिक्षा के सभी पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या? जवाबदेही। इससे संस्थान, शिक्षक और प्रशासन को अपनी प्रदर्शन निर्णयों के लिए उत्तरदायी बनाना सुनिश्चित होता है। कुल मिलाकर जवाबदेही का मतलब है कि आप जो है, जैसे मान लो ना आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन आता है मुझसे, आप लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ये चीजें या ये टॉपिक हमारी समझ में नहीं आया, तो मैं क्या करूंगा? मैं आप लोगों को समझाऊंगा उसके बारे में, ठीक है, दोबारा बताऊंगा, अगली क्लास में बताऊंगा, या कमेंट बॉक्स में ही उसका आपको आंसर देने का प्रयास करता हूं। तो उसको कहा जाएगा जवाबदेही, यानी कि आप जो है आपसे जो है आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलना जरूरी है, उसी को कहा जाएगा जवाबदेही। उदाहरण के तौर पर यूजीसी और एनएएसी जैसे निकाय विश्वविद्यालयों
और महाविद्यालयों की गुणवत्ता कार्यप्रणाली की निगरानी करते हैं, यानी कि उनसे जवाबदेहिता मांगते हैं। कुल मिलाकर विद्यालयों के बारे में उनकी जांच करते हैं, उनका निरीक्षण करते हैं, ठीक है, और उनके बारे में जो है आपका, ठीक है, पूरा जो है इन्फेक्शन कह सकते हैं उसको, इन्फेक्शन, ठीक है, वो आपका उसके द्वारा किया जाता है। कुल मिलाकर विद्यालयों की जांच की जाती है, ठीक है, महाविद्यालयों की जांच की जाती है, उनकी गुणवत्ता या उनको रैंकिंग आदि भी आपका यूजीसी के द्वारा या एनएएसी के द्वारा रैंकिंग प्रदान की जाती है। ये नियम कानून बनाए जाते हैं। भागीदारी की बात करते हैं। भागीदारी का मतलब क्या होता है? भागीदारी का मतलब है कि शिक्षा नीति और योजनाओं में समाज के सभी हिस्सों का योगदान होना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी वर्ग के हितों का उल्लंघन न हो। जवाबदेही का मतलब है कि सभी की हिस्सेदारी होनी चाहिए, समाज के प्रत्येक व्यक्ति का उसमें योगदान होना चाहिए, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक समाज का, प्रत्येक व्यक्ति का उसमें हिस्सेदारी या योगदान होना बहुत जरूरी है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी वर्गों में उसमें किसी भी हित का उल्लंघन या किसी भी वर्ग के हित का उल्लंघन नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए शिक्षा समितियां, पेटेंट टीचर एसोसिएशंस का गठन, जिसमें छात्रों और उनके अभिभावकों को निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। मान लो विद्यालय में कोई फंक्शन है या विद्यालय में मान लो जो विद्यालय का रिजल्ट आया है, तो बच्चों के रिजल्ट उजागर करने हैं, बताने हैं, तो उसमें क्या होगा, माता पिता को भी बुलाया जाता है, उनको पुरस्कार वगैरह भी दिया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है, तो उसी को कहा जाएगा, यानी कि उनकी भी भागीदारी उसमें शामिल की हो जाती है। गुणवत्ता पर जोर। गुणवत्ता का मतलब होता है कि गुणवत्ता को बढ़ावा देना शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। इसका तात्पर्य है कि शिक्षा प्रणाली को विश्व स्तर के अनुसार उच्च मानक प्रदान करना, यानी कि जो है शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, ताकि बच्चों को रोजगार मिल सके, बच्चों को जॉब मिल सके, ठीक है, और वे एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। उदाहरण के तौर पर एनएएसी, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, ठीक है, इसके अलावा एनआईआरएफ, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जैसी संस्थाएं भारत शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता को मापने और सुधारने का काम करती है। कौन? एनएएसी। ये दोनों ऐसी संस्थाएं हैं जो आपके विद्यालयों को रैंकिंग प्रदान करती है और उनकी गुणवत्ता में सुधार करती है। ठीक है जी, तो ये था आपका क्या, आपका सुशासन भाई, ठीक है, सुशासन। इसके बाद देखेंगे हम क्या, इसके बाद देखना है हम लोगों को प्रशासनिक ढांचा। तो प्रशासनिक ढांचे के बारे में बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। चलिए जी, प्रशासनिक ढांचे को देख लेते हैं। प्रशासनिक ढांचे में क्या क्या आने वाला है, ठीक है जी। प्रशासनिक ढांचे में देखते हैं सबसे पहले एमओई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एमओई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, यानी कुल मिलाकर आपका, ठीक है, शिक्षा विभाग की बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो एमओई भारत सरकार का वह मंत्रालय है जो शिक्षा के सभी पहलुओं का संचालन और नियमन करता है, ठीक है। तो शिक्षा से संबंधित जितने भी नियम कानून वगैरह हैं, सब इसी के द्वारा बनाए जाते हैं, इसी के द्वारा तैयार किए जाते हैं। यह मंत्रालय प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के नीतियां और कार्यक्रम का निर्धारण करता है। तो कुल मिलाकर भारत में शिक्षा को लेकर जो भी नीति बनाई जाती है, जो भी योजना, जो भी आयोग, जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं, वे सब आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ही बनाए जाते हैं भाई, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद दूसरा देखते हैं यूजीसी। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी इसको कहा जाता है। यूजीसी विश्वविद्यालयों को फंडिंग, अकादमी सुधार, इसके अलावा गुणवत्ता नियंत्रण में मदद करता है। यह भारतीय विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए काम करता है। कुल मिलाकर यूजीसी का काम है। आप देख रहे हो कि यूजीसी के द्वारा ही आपका नेट का एग्जाम भी लिया जाता है। नेट के एग्जाम पास करने के बाद में आप लोगों का अगर जेआरएफ हो जाता है तो आप लोग जो है पीएचडी कर सकते हैं, या आप लोगों का केवल नेट होता है तो आप लोग जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप जो है योग्यता पूरी करते हैं, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको जो है या तो आपकी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका पीएचडी होना जरूरी है, या फिर आपके पास नेट क्वालिफाई हो आप, तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हैं या उसका एग्जाम दे सकते हैं, तो आप जो है जो प्राप्त कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं डिग्री कॉलेज में। तो कुल मिलाकर यूजीसी नेट का क्या काम है? एक तो फंडिंग देना विश्वविद्यालयों को, विद्यालयों को फंडिंग यानी कि पैसा देना, अकादमिक सुधार करना, उनके बारे में नियम कानून वगैरह बनाना, गुणवत्ता नियंत्रण करना, उनके अंदर जो ना जांच वगैरह करना, उनको नियंत्रण में रखना मदद करता है। यह भारतीय विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है। इसके अलावा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए काम करता है और उनको रैंकिंग भी प्रदान करता है। कौन? यूजीसी के द्वारा ही, सॉरी वो तो क्या रैंकिंग किसके द्वारा दी जाती है? रैंकिंग दी जाएगी भाई किसके द्वारा? रैंकिंग दी जाती है आपकी एनएएसी के द्वारा, ठीक है। चलो जी, ये तो मान्यता वगैरह देता है, ठीक है, और नियम कानून वगैरह बनाता है, उनकी गुणवत्ता में सुधार करता है। इसके अलावा AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया
काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन को कहा जाएगा AICTE, ठीक है। AICTE तकनीक शिक्षा के लिए नियामक निकाय है। नियामक निकाय किसके लिए? तकनीकी शिक्षा के लिए, ठीक है। तकनीकी शिक्षा मतलब इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए, ठीक है, बीटेक वगैरह के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा? आधुनिक तकनीक, ठीक है, जो इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और आधुनिक तकनीकी कार्यक्रमों को नियंत्रित करता है, ठीक है, नियंत्रित करता है। यह संसाधन, यह संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने और गुणवत्ता सुधार करने के लिए भी जिम्मेदार है। क्या? AICTE ये किसके लिए जरूरी है, ठीक है। तो इसका आप देख सकते हैं, AICTE की फुल फॉर्म होती है भाई ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। कई बार इनकी फुल फॉर्म भी आपको एग्जाम में देखने को मिलती है, ठीक है, कि भाई इनकी फुल फॉर्म बताएं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो ना ये क्या करेगी? गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जिम्मेदार होती है। लेकिन कैसे संस्थानों के लिए? इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, आधुनिक तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए, कुल मिलाकर तकनीकी शिक्षा के लिए आपका जिम्मेदार है कौन? AICTE, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद आगे देखते हैं क्या भाई, अगला संस्थान देखते हैं। अगला है NAAC, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। इसके बारे में बात करेंगे। ये क्या करता है? रैंकिंग प्रदान करता है, ठीक है। NAAC भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों को गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रमाणन के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। प्रमाणन के लिए जिम्मेदार है, प्रमाणित करती है, प्रमाणन करता है, रैंकिंग प्रदान करती है। ये विश्वविद्यालय इतनी रैंकिंग पर है, या इस विश्वविद्यालय ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, ठीक है। चलिए जी, यह संस्थानों को शैक्षिक गुणवत्ता और प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है और उन्हें रेटिंग यानी कि रैंकिंग प्रदान करती है। सबसे महत्वपूर्ण काम इसका यही है, रेटिंग प्रदान करना। जैसे देखा हो ना आपने, NAAC प्लस या प्लस या प्लस प्लस या ट्रिपल प्लस, इस तरह से रैंकिंग प्रदान करती है, ठीक है। और NIRF क्या? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की अगर बात करें तो ये भारतीय शिक्षा संस्थानों के रैंकिंग के लिए एक मानक प्रणाली है। ये भी रैंकिंग के लिए ही है, यह रैंकिंग के लिए प्रणाली प्रदान करती है। यह विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों की प्रदर्शन का आंकलन करती है। ये देखती है कि भाई जो ना किस विश्वविद्यालय ने कैसा प्रदर्शन किया है, छात्रों का वहां पर कैसा जो है रिजल्ट रहा है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये भी आपका क्या करती है? रैंकिंग प्रदान करती है। जैसे शिक्षक छात्र अनुपात, ठीक है। इसके अलावा शोध कार्य कैसा किया बच्चों ने, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का जो है बिल्डिंग कैसी है, ठीक है, बच्चों को कैसी सुविधाएं प्रदान हो रही हैं, ठीक है। इसके अलावा छात्र और बच्चों का अनुपात क्या है, इसके अलावा शोध कार्य कैसा किया है, इसके अलावा वहाँ की बिल्डिंग कैसी है, वहाँ का फर्नीचर क्या है, फर्नीचर कैसा है उस विद्यालय का, या इसके अलावा और इसमें जो है आपका क्या देखता है कि भाई जो ना लाइट वगैरह की सुविधाएं हैं, बच्चों के बैठने की, पानी पीने के लिए सुविधाएं हैं। कुल मिलाकर ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो देखने का काम है वो है NIRF के द्वारा। इसके अलावा छात्र और शिक्षकों का अनुपात क्या है, क्या अनुपात होना चाहिए, वो भी मानक तय करता है। शोध कार्य कैसा चल रहा है, किस प्रकार हो रहा है, उसका भी काम इसी का है। इसके अलावा दूसरी संस्था है NBA का मतलब है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, ठीक है। इसके देख लेते हैं, NBA क्या है? तकनीकी शिक्षा के डिग्री और डिप्लोमा कार्यक्रमों के लिए मान्यता प्रदान करता है। यानी कुल मिलाकर जो तकनीकी विश्वविद्यालय हैं, डिप्लोमा विश्वविद्यालय हैं, डिग्री विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, तो उनको क्या करता है? ये मान्यता प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि तकनीकी पाठ्यक्रम उद्योग की आवश्यकताओं और विश्व स्तरीय मानकों के अनुसार हो। यानी कि कुल मिलाकर इसका काम है कि ऐसे विश्वविद्यालय को प्रशिक्षण प्रदान करना या ऐसे विश्वविद्यालय को मान्यता देना जो आपके उद्योगों में, जहां से बच्चों को डायरेक्ट उद्योगों में ट्रांसफर किया जा सके, बच्चों को रोजगार मिल सके उद्योगों में जाकर, ठीक है। तो ऐसे विश्वविद्यालयों को शिक्षा मान्यता प्रदान करता है कौन? NBA जो है डिप्लोमा, जैसे आपके जो ना आप कह सकते हैं पॉलिटेक्निक, ITI कॉलेज हैं। इसके अलावा आपके जो ना जो डिग्री कॉलेज हैं जहां पर तकनीकी शिक्षा दी जाती है, जैसे BTech है, MTech है, ठीक है, ऐसी शिक्षा प्रदान की जाती है, तो उनको मान्यता देने का काम किसका है? वो है NBA के द्वारा, ठीक है। चलिए जी, तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यदि कोई दिक्कत है तो भाई दोबारा से फिर से आप इन वीडियो को देख सकते हो। निष्कर्ष देखते हैं भाई, भारत में नीतियों, सुशासन और राजनीति तथा प्रशासन का शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां शिक्षा के दिशा निर्देश देती है, बल्कि सुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेही, भागीदारी पर जोर भी देती है। प्रशासनिक ढांचा
विभिन्न नियामक संस्थानों के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता और समग्र संचालन सुनिश्चित करता है। कुल मिलाकर अगर मैं आपको बात बताऊं, ठीक है, इसमें बात करें, ठीक है, तो एक बार इसको मैं फिर से दोबारा से आपको सन वगैरह इसके बता देता हूँ भाई, ठीक। सबसे पहली जो शिक्षा नीति आई थी, सबसे पहली जो एनईपी आई, एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई वो आई कब? 1968 में। सबसे पहले 1968 में आई, इंदिरा गांधी के काल में आई थी भाई, ठीक है। दूसरी मैंने आपको बताया नंबर 2 पर, दूसरी एनईपी जो आई, दूसरी एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति वो आई कब आई? वो आई जी आपकी 1986 में, 1986 में आई। और इसमें 1992 में संशोधन किया गया, 1992 में संशोधन किया गया। एक जो है आप कह सकते हैं कोठारी आयोग, कोठारी आयोग जो है आपका 64 से 68, तो सॉरी 66, ठीक है, 1964 से 1966 के बीच में रहा, ठीक है। इसको कोठारी आयोग कहते हैं भाई, ठीक है, कोठारी आयोग, ये भी याद रखना, कोठारी आयोग, ठीक है। और एक शिक्षा नीति, एक शिक्षा को ही लेकर आपका आया था क्या? 2005 में, ठीक है, 2005 में। इसके अलावा एक एनईपी 2020, तीसरी शिक्षा नीति जो आई एनईपी 2020, ठीक है, एनईपी 2020 के नाम से आई, ठीक है, जो वर्तमान में लागू कर दी गई है, ठीक है। तो इनको याद रखना भाई, इनके सन आपको याद रखने हैं, ठीक है। देखो एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, एक बार फिर से इसमें आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कि कौन कौन से इसमें सन रहे हैं। सन एग्जाम में कई बार आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो आया था वो 2005 में आया, ठीक है। कोठारी आयोग आया 64 से लेकर 66 तक, ठीक है। इसके बाद ये रहा आपका कौन सा? एनईपी 2020, इसके बारे में बात कर ली हम लोगों ने, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आया राजीव गांधी के काल में, 1992 में इसको जो है संशोधित कर दिया गया, ठीक है। और सबसे पहला जो आया था वो आया था 1968 में इंदिरा गांधी के काल में। ये आपको सन याद रखने इनके जरूर, कई बार एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है भाई। चलिए जी, तो मैंने आपको इनके सबके सन दोबारा से लिखवा दिए हैं वहाँ से, आप इनको अलग से नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो है 2005 में आया था, कब आया? 2005 में, ठीक है। कौन सा? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग इसको कहा गया है, ठीक है। चलो जी, एक बार फिर से नाम लिख देता हूँ उसका। 2005 में जो आया था वो आया था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, है भैया, ठीक है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 में आया, ठीक है। इसके अलावा कोठारी आयोग जो आया था आपका 1964 से 1966 में आया। इसके अलावा एनईपी आपका जो एनईपी सबसे पहले आया प्रथम, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नंबर 1 आई 1968 में इंदिरा गांधी के काल में, दूसरी आई 1986 में राजीव गांधी के काल में, संशोधन किया गया आपका पीवी नरसिम्हा राव के काल में 1992 में। इसके बाद कोठारी आयोग आया था आपका 1964 से 66 में, ठीक है। एनईपी 2020 ये तीसरी शिक्षा नीति है जो वर्तमान अभी हाल फिलहाल में आई थी आपके 2020 में, ठीक है। इसके अलावा 2005 में आया क्या? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, ठीक है। तो ये कुछ आपके प्रमुख आपके आयोग आए थे, ये इनके सन थे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है आपके मन में, किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो आप लोग जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं भाई। 10वीं यूनिट आपकी मैंने आज कंप्लीट पूरी करा दी है आपकी, ठीक है। 10वीं यूनिट की आपकी यूनिट नंबर 10 आपकी पूरी हो चुकी है, यूनिट नंबर 10 पूरी हो चुकी है। इससे पहले आपका यूनिट नंबर 1, इसके अलावा यूनिट नंबर 1 भी पूरी हो चुकी है, यूनिट नंबर 2 भी पूरी हो चुकी है, यूनिट नंबर 4 भी पूरी हो चुकी है, यूनिट नंबर 3 बीच में रह रही है बेटी। इसके अलावा और भी यूनिट हैं, तो ये सारी की सारी अभी मैं आपको सबसे पहले मैंने आपको बड़ी बड़ी यूनिट कराई है, ठीक है, बड़ी बड़ी यूनिट करा चुका हूँ, ठीक है। यानी कि लगभग आपकी 4 यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब तक कुल टोटल 4 यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, आज मैंने पूरी करा दी है। इसके पीवाईक्यू जो होंगे, ठीक है, यूनिट 10 के पीवाईक्यू आपके अगली 2 क्लासों में मैं आपके करा दूंगा। उसके बाद फिर अगली यूनिट को देखते हैं, अगली यूनिट करने वाले हैं भाई, ठीक है। तो एग्जाम से पहले पहले आपकी 10 की 10 यूनिट में आपकी पूरी करा दूंगा। इसके अलावा इनके पीवाईक्यू भी कराऊंगा भाई, ठीक है। तो यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें भाई, ठीक है, और शेयर करें, ठीक है, ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके और हम लोगों के अंदर भी जो है इसको लेकर जो है बहुत ज्यादा जैसे आप लोग जो है वॉचिंग टाइम ज्यादा बढ़ता है, आप लोग देखते हैं, लाइक आते हैं, कमेंट आते हैं, तो हमारा क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ता है, ठीक है। तो हम लोग जो है और अच्छी तरह से आप लोगों को समझाने का प्रयास इसमें करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहीं पे करेंगे आज की क्लास को समाप्त। नमस्कार।